हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। स्पेशली वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ दिस 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है अबाउट अ प्रपोज्ड बिल इन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल प्रपोज किया है उस बिल के बारे में ये आर्टिकल बात करता है और इसी के साथ इंडिया लेवल में किस तरीके से हेट स्पीच से डील किया जाता है वो चीज़ें हमें यहाँ देखनी होंगी। तो इन फ्यूचर आप एक एस्पायरिंग आईएएस, आईपीएस या फिर अपने स्टेट पीसीएस के आप सिविल और पुलिस जो ब्रांच है उसमें जा सकते हैं। तो उसमें आपको इन सभी चीज़ों से डील करना होगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग चीज़ें जो है प्रीलिम्स और मेंस में पूछी जा सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पर्टिकुलर बिल का? तो जो कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल है 2025 का, तो स्पेसिफिकली जो आपके हेट क्राइम्स होते हैं या फिर हेट स्पीच तरीके के जो चीज़ होती है, क्योंकि हेट स्पीच से क्या होता है, कम्युनल जो हार्मोनी है वो डिस्टर्बेंस में चली जाती है। जो सोसाइटी में ट्रांक्विलिटी रहता है, पब्लिक ऑर्डर रहता है, वो वायलेट होता है, ब्रीच होता है और उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर होता है तो आप सोसाइटी का हार्म उसमें देख सकते हैं। लोगों का लाइफ प्रॉपर्टी बर्बाद होता है। सेकेंडली जो आपकी इकोनॉमी होती है वो स्टेक पे आ जाती है, क्योंकि कोई भी वैसे जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, स्टेबल बिजनेस का माहौल नहीं रहेगा। अभी अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लेक्यूना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब क्या लेक्यूना है करंट लीगल सिस्टम में, तो करंट लीगल सिस्टम में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है। वाइल द टर्म हेट स्पीच इज वाइडली इसको यूज्ड किया जाता है इन कॉमन जो हमारी डे टू डे लाइफ है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही भारतीय न्याय संहिता जो नया है या फिर ओल्डर जो इंडियन पीनल कोड है। तो इसीलिए अभी जो ये बिल लाया गया है इन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें करंट एनफोर्समेंट रिलाई किस में करेगा? जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, उसमें एक पब्लिक ऑर्डर करके प्रोविजन है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है, मतलब लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो आपकी डिफरेंट प्रोविजन बना सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले सकती है। तो उसी के तहत क्या है, ये बिल जो है लाया गया है। तो एग्जिस्टिंग अगर मैकेनिज्म देखिए आज के समय पे कौन सा मैकेनिज्म है, तो जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 196 और आईपीसी का सेक्शन 153 जो ए है, वो पिनलाइज करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, कि दो ग्रुप के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम है या फिर कोई भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उनके बीच में अगर एनिमिटी प्रमोट करने की कोई कोशिश करता है, कोई आपकी हेट को प्रोवोक करता है, तो उसको इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस प्लस जो फॉर्मरली आईपीसी था 295 सेक्शन 295A सेक्शन 295A, तो उसमें पिनलाइज किया गया है एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। तो रिलीजियस फीलिंग्स को अगर आउटरेज करने की कोशिश की गई है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उसको इस सेक्शन के अंदर पनिश किया जा सकता है। फिर सेक्शन जो 353 ऑफ बीएनएस है, तो ये क्या पिनलाइज करता है? पिनलाइज स्टेटमेंट्स इंड्यूसिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करने की कोशिश करता है, इन दैट केस सेक्शन 353 का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। तो अभी इसमें जुडिशियल, ये हमने देख लिया कि क्या लीगल प्रोविजंस है हमारे पीनल कोड जो है उसमें।
फिर कर्नाटका ने क्या लाया वो भी हमने देख लिया। हेट स्पीच के बारे में सीधा सीधा इन बीएनएस हो या आईपीसी में हो मेंशन नहीं है, वो हमने देख लिया। अभी देखते हैं जुडिशरी का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नोटेड ए क्लाइमेट ऑफ हेट। तो एक क्लाइमेट ऑफ हेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ों को नोट किया है और डायरेक्ट किया है पुलिस को कि पुलिस अगर ऐसा कोई भी घटना देखती है ये जो आपका हेट से जुड़ा हुआ है तो उसमें सो मोटो एक्शन, मतलब खुद से एक्शन ले सकती है, खुद से एफआईआर रजिस्टर करके उसके ऊपर छानबीन कर सकती है और जो कल्प्रिट है उसको बुक करके उसके ऊपर चार्जशीट बना सकती है। तो अभी जुडिशरी ने ये भी कहा है कि जुडिशरी हर पर्टिकुलर इवेंट को जुडिशरी कैनॉट मॉनिटर नहीं कर सकती है। उसके लिए उन्होंने आपके एक गाइडेंस दिया है, गाइडलाइन दिया है, तहसीन पूनावाला गाइडलाइन 2018। तो इस गाइडलाइन के तहत क्या करना है, हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है पुलिस, उनको काम करनी है। तो अभी ये जो हेट स्पीच का पूरा मुद्दा है इसका थोड़ा बहुत हम हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, तो उसमें जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 था उसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंशन किया गया कि आपका कोई भी स्पीच है अंडर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये राइट यूज़ करके हम पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते हैं। इन केस हम वायलेट करते हैं तो हमारा ऊपर आपका जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकेगा। तो ये एवोल्यूशन हम इसमें देख सकते हैं इन 1951 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ था। सेकेंड हम अगर देखें स्टैट्यूटरी जो इवोल्यूशन है, तो आईपीसी बीएनएस में भी आईपीसी में पहले सेक्शंस नहीं थे, बाद में इसमें ऐड किया गया, जैसे 153A हो 295A हो इन आईपीसी। फिर बीएनएस में आपके सेक्शन 196 हो या फिर 299 हो। फिर जो एक आपकी लॉ कमीशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, तो लॉ कमीशन के रिपोर्ट ने भी 267th जो रिपोर्ट है उसने रेकमेंड किया था कि स्पेसिफिक न्यू सेक्शंस को यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हेट क्राइम को हम डिफाइन कर सके, हेट स्पीच क्या है उसको डिफाइन कर सके और स्पेशली हेट स्पीच के लिए हम एक्शंस ले सके। तो इसके ऊपर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हेट स्पीच के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है इन मेन्स, देन यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, देन दिस आईपीसी एंड बीएनएस, देन लॉ कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था, देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके तहसीन पूनावाला जजमेंट 2018 में गाइडलाइन सेट किए थे कि नोडल ऑफिसर्स को एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपके अपॉइंट करने चाहिए। नोडल जब ऑफिसर्स एवरी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो वहाँ पे वो इन तरीके के क्राइम को या फिर इन तरीके के जो वॉलेशंस है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। फिर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2022। तो हम बिल में पढ़ते हैं ना, प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जो आपकी मिनिस्टर्स नहीं, मिनिस्टर के अलावा जो लाते हैं, ये आपके रूलिंग पार्टी के एमपी एमएलए हो सकते हैं या फिर अपोजिशन पार्टी के एमपी एमएलए भी हो सकते हैं। तो ये बिल वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हेट क्राइम हो इंक्लूडिंग प्रीजुडाइसेस अगेंस्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड ऑल इसके ऊपर, लेकिन ये बिल ही रहा, पास नहीं हुआ है। फिर चैलेंजेस अगर देखें हेट स्पीच से लेके, हेट स्पीच को लेके तो क्या प्रॉब्लम है, एक लीगल एम्बिग्विटी हम देख सकते हैं कि कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का, इसीलिए हम सब्जेक्टिव एनफोर्समेंट देखते हैं इसमें। तो अभी एनिमिटी, आउटरेज, इनका कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या मीन करेंगे। फिर एनफोर्समेंट का भी एक गैप देखा जाता है, जो भी अरेस्ट होता है उसमें लो कन्विक्शन रेट देखी जाती है ड्यू टू पोर इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस क्या करती है, सिलेक्टिवली लोगों को अरेस्ट करती है, बायस्ड होके अरेस्ट करती है, तो उसमें इन्फोर्समेंट गैप जो है वो देखा जाता है। फिर डिजिटल जो प्रोलिफरेशन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लाइक आपके फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनके वजह से भी क्या है जो हेट स्पीच है वो बढ़ती जा रही है और इसको कंटेन करना थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। देन है बैलेंसिंग राइट। तो जो अभी आपका ध्यान रखिएगा, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको आपके कभी क्या होता है, छोटे मोटे बातों में भी पुलिस जो है बुक कर लेती है, स्पेशली जो गवर्नमेंट को कंसेंट नहीं देते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, डिसेंट दिखाते हैं, वो भी एक चैलेंज है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन यही होता है कि राइट्स को वायलेट किया जाता है, स्पेशली वोटर पोलराइजेशन होता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल देखा जाता है कि आपकी जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो ग्रुप सपोर्ट कर रही है उसको उसमें से हेट स्पीच आया तो उसको
नहीं अरेस्ट किया जाता है, लेकिन बाकी जो डिसेंट कर रही है उनको अपोज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। फिर एक सोसाइटल फैक्टर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है काफ़ी कम्युनली देखे, लिंग्विस्टिक वाइज देखे, एथनिक वाइज देखे तो काफ़ी डाइवर्स है। तो बहुत सारे बर्तन एक साथ रहते हैं तो बचते हैं, उस तरीके का एक जो नुआंस है इसमें हम देख सकते हैं। फिर जुडिशियल जो ओवरलोड है, अभी जुडिशरी के पास भी काफ़ी केसेस है, तो इसमें क्या है, जुडिशरी भी जो कंक्लूजन में आती है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, उसमें भी बहुत डिले हो जाता है। बाकी जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो हेट स्पीच क्या है, एनी कम्युनिकेशन, स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर दैट अटैक्स, डिस्क्रिमिनेट्स और इंसाइट्स हेट्रेड अगेंस्ट इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, उनके अगेंस्ट हेट्रेड इंसाइट करता है आइडेंटिटी के बेस में, लाइक रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, जो सही नहीं है। इंडिया में सीधा सीधा तो कोई हेट स्पीच का लॉ नहीं है, लेकिन कवर किस में किया गया है, आईपीसी के सेक्शन 153A, 295A एंड 505 में। कलेक्टिव लायबिलिटी क्या है, तो जो कर्नाटका का बिल लाया गया है कर्नाटका में हेट स्पीच के अगेंस्ट, तो इसमें अगर कोई हेट स्पीच आता है और पर्टिकुलर ग्रुप का कोई इंडिविजुअल है तो पूरा ग्रुप जो है वो कलेक्टिवली लायबल होगा। इसीलिए ये अच्छा प्रोविजन है कि पूरे ग्रुप को ये ध्यान में रखना होगा कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट ना करे। फिर पब्लिक ऑर्डर क्या है, एक आपका रेस्ट्रिक्शंस का बेस है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 की हम पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते हैं। दो वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विथ लॉट ऑफ कॉशन। सो मोटो एक्शन क्या है, जब खुद से एक्शन लेती है उसी को कहा जाता है सो मोटो एक्शन। इंसाइटमेंट क्या होता है, प्रोवोकेशन होता है। देन इसमें अगर हम लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें ऑफ दिस आर्टिकल, तो जो स्पीच है वो स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में एक आपका बहुत ही क्या कहे कि फंडामेंटल और बेसिक राइट है जिसे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रिंसिपल है, हार्म प्रिंसिपल, कि हम अपने कोई भी लिबर्टी हो उस लिबर्टी को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितने में क्या होता है, किसी और को हार्म नहीं होता है, किसी इंडिविजुअल, किसी सोसाइटी को हार्म नहीं होता है। तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें बैलेंस वे में अपने राइट्स को यूज़ करना है, किसी को हार्म नहीं करना है। और उसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल साहब का जो रेफरेंस है वो दे सकते हैं। लाइक स्पेशली आप जब पॉलिटी के आंसर लिखे या फिर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर PSIR ऑप्शनल पेपर लिख रहे हैं तो। फिर पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस क्या है, कार्ल पोपर ने कहा है कि एक सोसाइटी में क्या है, टॉलरेंस एक लिमिट तक ही होना चाहिए। टॉलरेंस ऐसा नहीं कि हम इनटॉलरेंट के अगेंस्ट टॉलरेंट हो रहे हैं, तो इनटॉलरेंस के अगेंस्ट इनटॉलरेंसी होना पड़ेगा ताकि उसको हम टैकल कर सके। देन है डिग्निटी वर्सेस लिबर्टी, तो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 कहता है, और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 21, तो वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के बारे में कहता है। तो ये जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ये बहुत बड़ा एक हमारा राइट है। तो ये आर्टिकल 19 एंड 21 ये क्लैश में आ जाते हैं, इनके बीच में एक डायलेमा देखा जा सकता है। तो इसीलिए हम सभी जो हम भारतीय नागरिक है उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि योर फंडामेंटल राइट टू स्पीच शुड नॉट वायलेट अदर पीपल्स डिग्निटी और अदर पीपल्स और अदर ग्रुप्स डिग्निटी। ओके, डायमेंशन में देखें तो हेट क्राइम को टेकल करना ज़रूरी है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, नहीं तो कम्युनल पोलराइजेशन होगा। पॉलिटिकली देखें तो एक पॉलिटिकल विल होना पड़ेगा ताकि इसको इक्वली सभी के ऊपर अप्लाई किया जा सके, ना कि खाली ऑपोजिशन को टारगेट किया जाए। लीगली हम देखें तो जो वेगनेस है ऑफ हेट स्पीच का उसको हमें क्लैरिटी देना होगा एज पर लॉ कमीशन रिपोर्ट। एथिकली देखें तो सोसाइटी में हमें क्या है, एक हार्मोनी के साथ रहना है। तो किसी भी ग्रुप को आपके हेट स्पीच देना या फिर डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करना, दिस थिंग्स आर अनएथिकल। इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है जो हर ग्रुप का राइट्स को एडवोकेट करता है, नेशन हो, रेस हो, रिलीजन हो। इकोनॉमिकली देखें तो सोसाइटी जब स्टेबल रहेगी, सोसाइटी में हेट नहीं रहेगा, सोसाइटी में हार्मोनी रहेगी, तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो उसको हम अचीव कर सकते हैं। प्लस अभी NCERT अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिससे आपकी जो बेसिक्स है और क्लियर होंगी। प्लस जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई वो GS पेपर 1, 2, 3, 4 इनके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड के में हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है हेट स्पीच का उसमें एक कंसेंसस बनना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हर साल इम्प्लीमेंटेशन का ऑडिट होना चाहिए कि कितने FIR रजिस्टर्स हुए, कितने कन्विक्शंस हुए और कितना उसका असर जो है पॉजिटिवली सोसाइटी में दिखाई पड़ रहा है। फिर डीकपलिंग पुलिस, तो पुलिस को डीकपलिंग करना मतलब क्या कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स के वजह से अरेस्ट ना करे, जो जेन्युइन अरेस्ट है उसी को करे और सभी को इक्वली देखे।
पनिश करना है तो इक्वली पनिश करे, डिफरेंट ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, लेकिन किसी एक को टारगेट ना करें। फिर डिजिटल जो लिटरेसी है उसको देना काफ़ी ज़रूरी है। तो सिटीज़न को ये पता ही नहीं होता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वो अपने इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे, कितने हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे उनको रेस्ट्रेन मेंटेन करना होता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, दैट only that democracy will sustain and survive and improve where citizens are aware of their rights, what to do and what not to do. Okay, चलिए आगे देखते हैं। बेटर डेटा गवर्नेंस कैन इम्प्रूव वेलफेयर डिलीवरी। तो ये क्या है आर्टिकल, पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये है अबाउट बेटर गवर्नेंस डिलीवरी, कि किस तरीके से जो बेटर गवर्नेंस है उसके ज़रिए हम जो हमारी वेलफेयर पॉलिसीज़ है उसको हम बेटर डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंट स्टेट है वो किस तरीके से अपने स्टेट के अंदर बेटर डेटा कलेक्शन के ज़रिए, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ज़रिए बेटर वेलफेयर स्कीम्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी के साथ दूसरा जो इंटर स्टेट आपकी माइग्रेशन है, तो जैसे पॉपुलेशन है नॉर्थ से साउथ माइग्रेट करती है, साउथ से नॉर्थ हो, ईस्ट से वेस्ट हो, मतलब इंटर कंट्री माइग्रेशन में बेटर वेलफेयर स्कीम्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, हमारा जो गोल है अंडर आर्टिकल 38 टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट, वो हम पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा थ्रस्ट किस पे दिया गया है, बेटर डेटा गवर्नेंस के ऊपर थ्रस्ट दिया गया है, ताकि वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी बेटर हो सके और बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम निकल सके। तो अभी जो रोल ऑफ स्टेट है इन वेलफेयर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपके सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ, ये कम्प्लीटली स्टेट का सब्जेक्ट है। सोशल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, इसमें सेंटर स्टेट दोनों वर्क करती है, लेकिन स्टेट का जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो भी स्टेट है वो टोटल 60% एक्सपेंडिचर जो है आपके सोशल वेलफेयर में खर्च करती है, वो चाहे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए हो, सोलर सब्सिडीज़ हो, एमएसएमई अनाउंसमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल प्रोटेक्शन हो। तो इसीलिए एक इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है, जो फैमिली माइग्रेट कर रहे हैं अक्रॉस दी बॉर्डर्स, अक्रॉस दी स्टेट बॉर्डर्स, उनको भी वेलफेयर जो नीड है उनका पूरा किया जा सके। तो इसके लिए एक तो इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में और एक स्टेट के अंदर कोऑपरेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटल सिस्टम। तो इस तरीके से हमें डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना है जिससे स्टेट जो है बेटर डेटा कलेक्शन कर सके। जैसे आजकल जो भी स्कीम्स या फिर जो भी वेलफेयर सर्विसेज दी जाती है वो आधार के बेसिस पे दी जाती है, आधार का डेटा होता है। तो उस डेटा को जो है स्टेट क्या करे, अपने देश, अपने स्टेट के अंदर बेटर इम्प्लीमेंट करे, फिर इस डेटा को इंटर स्टेट शेयर भी करे। तो तभी क्या होगा, जो आपका एक अप्रोच रहेगा सभी के लिए वो बेटर रहेगा। और बेटर हमें क्या करना है, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स को बनाना ज़रूरी है। तो इसमें एग्जांपल अगर देखें तो महाराष्ट्र में महाविस्तार लिया गया है। तो ये इनिशिएटिव क्यों है, डेटा इंटीग्रेशन इन एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ को दे सकते हैं। क्योंकि हमारे अभी एग्रीकल्चर को क्यों बेस हिसाब से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश के जो 85% फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। फिर हम तेलंगाना में देख सकते हैं एग्री डेटा एक्सचेंज, ADEX। तो ये क्या कर रहा है, सिक्योर डेटा शेयरिंग कर रहा है फॉर एग्रीकल्चरल सर्विसेज विद इन द स्टेट। तो इसको हम इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट। अभी इसमें डेटा क्वालिटी को लेके एक सवाल आता है और यूसेज को लेके, कि जो डेटा क्वालिटी है वो आपका पोर क्वालिटी का रहता है। जिसे अभी इसमें देखिए, डेटा ऑफन सफर्स फ्रॉम पोर क्वालिटी अफेक्टिंग एलिजिबिलिटी चेक्स। तो जब डेटा क्वालिटी पोर होता है तो इसमें इंक्लूजन एरर एंड एक्सक्लूजन एरर देखा जाता है। इंक्लूजन एरर मतलब क्या, जिसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था उसको इंक्लूड कर दिया। एक्सक्लूजन एरर मतलब क्या, जिसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इसीलिए क्या है, पॉलिसी को जो बनाएंगे, जो प्रोटेक्शन देंगे वो बेटर डेटा क्वालिटी के साथ देना ज़रूरी होगा। और स्टेट के बीच में एक पार्टनरशिप होना, एक विज़न के तहत काम को करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें स्पेशली हम कौन कौन से डेटा ले सकते हैं, तो अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटा का, आधार है, UPI है, GSTN है, समग्र शिक्षा अभियान का डेटा है। तो इन सभी डेटा को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो अभी हम इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस या फिर अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो जो जो भी सर्विसेज दी जाती थी वो मैनुअल था और डिसेंट्रलाइज था। तो मतलब हाथ से काम होता था, जो आपकी लिखित डेटा थी, पेपर बेस्ड डेटा था। 1990 और 2000 के बीच में देखें तो डिजिटल जो बिगिनिंग है वो हुआ था, लिबरलाइजेशन की वजह से आईटी का ग्रोथ हुआ था। तो जैसे आपका एनआईसी आया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन आया। फिर 2009-14 के बीच में देखें तो आधार आया। ओके, इन आधार के डेटा को यूज़ करके डिफरेंट जो स्कीम्स है लाइक एमजी, नरेगा हो, पीडीएस हो, इनको दिया गया। फर्दर अगर देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आया, जिसके तहत हम लोगों के जो बैंक के खाते हैं उसकी डिटेल्स हमें मिलने लगी, हमारे सरकार को मिलने लगी। फिर 15 से 20 के अंदर देखें तो जैसे डिजिटल इंडिया मिशन हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, इन सभी चीज़ों का जो सर्जन्स है वो देखा गया। फिर पेंडेमिक के समय अगर देखें 2020 के बाद तो उसमें कोविन आया। तो कोविन के ज़रिए हमने हेल्थ का डेटा जो है वो कलेक्ट किया। फिर ये जो डेटा है इसको लेके भी एक सवाल खड़ा होने लगा, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 आया। तो ये सभी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से हम एसिमिलेट करके, इंटीग्रेशन करके बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो अभी चैलेंजेस क्या है, वही चैलेंजेस है डेटा क्वालिटी एंड इंटीग्रेशन का, कि जो डेटा है बेटर क्वालिटी का नहीं है, बेटर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। देश के अंदर एक डिजिटल डिवाइड एक्सक्लूजन देखा जा रहा है बिटवीन रिच एंड पोर एंड रूरल एंड अर्बन एरिया। फिर डेटा इतना ज़्यादा है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क हम इसका देख सकते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे साइबर फ्रॉड के लिए। इंट्रा ऑपरेबिलिटी का एक इशू देखा जाता है। तो इंट्रा ऑपरेबिलिटी का इशू क्या होता है कि जो डेटा शेयरिंग है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे एक समय था फ़ोन पे अगर है तो फ़ोन पे में ही आप पैसे भेज सकते हैं। तो उसके बाद आपका क्या हुआ, इंट्रा ऑपरेबिलिटी का इशू आया, तो उस इशू को ख़त्म किया गया। तो वही है इंट्रा ऑपरेबिलिटी इशू। फिर फ्रॉड एंड लीकेजेस देखी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन का गैप है, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी पे कम भी देखी जाती है। फिर एक इक्विटी का इशू भी देखा जाता है, तो रिच एंड पोर के बीच इक्वली जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो वो सभी चीज़ें हमें दूर करनी ज़रूरी रहेगी। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो हमें यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव को लेना है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को देना है, ताकि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। फिर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें इन्हांस करनी ज़रूरी है, कि डिफरेंट स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन है रिगार्डिंग डेटा। फिर टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, बेटर यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। फिर डायमेंशन में देखें तो बेटर जब डेटा कलेक्शन होगा, बेटर पॉलिसीज़ होंगी तो सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट होगा। फिर डेटा क्या है, एक पावर है, तो पॉलिटिकल विल होना पड़ेगा जिससे हम डेटा को बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लीगली देखें तो जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एथिकली देखें तो इक्विटी सोसाइटी में देनी ज़रूरी है। इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट नेशन जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंटेन कर रहा है उसको हम ले सकते हैं। फिर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो डेटा क्या है, एक एसेट है, तो इससे बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं और टारगेटेड वे में दे सकते हैं। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें क्रिएट करना है डेटा इन्वेंटरीज को। तो बेटर डेटा इन्वेंटरी हम जब क्रिएट करेंगे तो उससे बेटर पॉलिसी बनेगी। ओपन स्टैंडर्ड हमें लेना होगा बिटवीन डिफरेंट स्टेट। कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी आपके, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, स्टाफ हो या फिर पॉपुलेशन हो। फिर ऑपरेशनलाइज करना होगा प्राइवेसी को, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इंटर स्टेट डेटा किस तरीके से शेयर होगा उसका प्रोटोकॉल बनाना भी ज़रूरी रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी और 7-8 आर्टिकल है, तो इसी तरीके से आपको बाकी आर्टिकल्स को भी पढ़ना ज़रूरी रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।